हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 मिठाई वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो ये है एनसीईआरटी क्लास 7 का। पिछली वीडियो में हमने कठपुतली पार्ट 4 के बारे में बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पक्का देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो है वो। ठीक है, अब आप शुरू करते हैं वापस से एक बार हमारी एनसीईआरटी 7 के पांचवा पार्ट। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक स्वर से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार स्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँक कर देखती। गलियों और उनके अंत व्यापारी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता और खिलौने बेचने लगता। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा पैराग्राफ। बच्चे खिलौने वाले को देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बोला। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने वो खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कहता चुंदल ए। और मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कहता चुंदल ए। अब हम दूसरा पेज पढ़ते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, यह खिलौने तुमने कितने में लिए? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने दे गया ए। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं इस कहानी का। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसको क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब हम दूसरा पेज पढ़ते हैं, तीसरा पेज पढ़ते हैं इसका। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था।
तो वही होगा, पर भाई है तो वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्या भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बच्चे तो बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस बार मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? हाँ, दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, देता तो सबको इसी भाव से है। हाँ, देता तो सबको इसी भाव से है। कहाँ पे थे हम? हाँ, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को सभी को 2-2 पैसे में, पर हम पर बोझा और एहसान का बोझा और ही ऊपर लाद देते हो, हमारे ऊपर एहसान का बोझा। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा और बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। तो फिर विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरलिया वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलिया बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे तो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह लो, नारंगी रंग की। अच्छा वही लो, ले आए पैसे? अच्छा,
ये लो तुम्हारी, मैंने पहले ही निकाल के रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से अच्छी तरह से मांगा ना होगा। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस ले लो। ठीक है, हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। अब हम पढ़ते हैं इसका पार्ट 3 इस चैप्टर का। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है तो बेचारा इसी तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है उसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहस्कित बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए तो चले गए, फिर मुरलिया वाला नहीं आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब हम इसका पार्ट 4 पढ़ते हैं। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानु लंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली से सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। अब हम वापस से पढ़ेंगे। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो। ज़रा हटकर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे से आकर बोलती है, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा यह खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चटपटी गोल पहलेदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। अब हम अगला पेज पढ़ते हैं इसका। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकूँगा। इतनी भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या? खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। मिठाई वाला गिनने लगा। तो 4 की दे दूँ? अच्छा, 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मुझे मोल भाव
मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा ही मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी। मिठाई वाले ने उत्तर दे दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और कोई चीज़ लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उसे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं मिलता, कभी कभी नहीं मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बता दिया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। अब हम अगला पेज पढ़ते हैं। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनके अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कहते हैं समय की गति विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में हो गए तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं से उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई चाहिए, मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी के भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार यह पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ता है उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ ये।
अब हम देखते हैं इसके लेखक कौन है। तो जी हाँ, इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। पिछले उसके लेखक थे भवानी प्रसाद मिश्र और इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो अब हम करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। तो प्रश्न अभ्यास में हमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीने बाद क्यों आता था? तो इसका सरल सा कारण हो जाएगा, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि बच्चों की मन क्रिया बड़ी चंचल होती है और वह अलग अलग चीज़ें को चाहते हैं। वो महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे बहुत चीज़ें बनाने में वक्त लगता था और इससे बच्चों की उत्सुकता भी बढ़ती थी। अब हम प्रश्न 2 की ओर देखते हैं। तो प्रश्न 2 है, मिठाई वाले में वे कौन कौन से गुण थे जिससे बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो उसका उत्तर होगा, मिठाई वाला बड़े ही मधुर स्वर से गाकर अपनी चीज़ें बेचता था और वह अपनी चीज़ों का दाम भी बहुत कम रखता था, जैसे 1-2 पैसे, और उसका स्वभाव भी बड़ा अच्छा था। और उसका स्वभाव भी बड़ा अच्छा था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर बस यही कारण थे कि बच्चे बड़े भी उसके और खींचे चले आते थे। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 में आपको दिया गया है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन में क्या तर्क करते हैं? विजय बाबू एक ग्राहक थे और इसका उत्तर बताते हैं हम आपको। विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क की दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको सामान। अब हम वापस से करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हम इसके आंसर में, शुरू से करते हैं। विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको देते तो उसी भाव में है पर हम पर एहसान का बोझ और लाद देते हैं। और मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर यह तर्क देता है कि ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। वह यह नहीं देखते कि कितनी हानि उठाकर उस दुकानदार ने यह चीज़ बेची है। तो उसको तो हमेशा लगता है एक ग्राहक को कि वो उसे लूट रहे हैं। अब हम प्रश्न 4 की ओर देखते हैं। तो प्रश्न 4 कुछ इस प्रकार है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? तो खिलौने वाले के आने पर बच्चे आपस के मकानों में हलचल मच जाती थी और बच्चे बड़े पुलकित हो उठते थे और वो जो काम कर रहे होते वहीं छोड़कर जल्दी से खिलौने वाले के पास चले जाते थे। अगर वो खेल रहे होते उद्यानों में तो जल्दी से वो खिलौने वाले के पास जाकर उसके घेर लेते थे और वे पैसे लेकर मोल भाव करने लगते थे खिलौने वाले के साथ। फिर वह खिलौने लेकर उछल कूद भी करने लगते थे। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों होता है? तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए होता है क्योंकि उसका वो मादक मधुर स्वर जो उसको खिलौने वाला जैसा ही लगा और बच्चों के प्रति उसकी स्नेह व स्वभाव भी उसको वैसा ही लगा, है ना। प्रश्न 6 की ओर देखें तो यह है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया और उसने इन व्यवसायों का क्या कारण होता है? तो रोहिणी की बात सुनकर खिलौने वाला भावुक हो गया था और उसने इस व्यवसायों का यह कारण बताया कि पहले उसके पास क्या नहीं था। पहले बीवी थी, बच्चे थे, सोने जैसा संसार था, घर थी, घोड़ा गाड़ी थी, नौकर चाकर थे, सब था, एक सोने जैसा संसार था। पर विधाता की लीला अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। प्लीज़ डोंट लाफ, मैंने अभी कुछ लाला बोल दिया गलती से। विधाता की लीला अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। वह सोचता है कि उसके बच्चे फिर जन्मे होंगे और वह अपने बच्चों की खोज में निकला है। और अगर हम आगे देखें तो वह इन सब बच्चों में अपने बच्चों को देखता था और आत्मसंतुष्टि पाता था।
मैंने इसमें थोड़ा गलत बोल दिया, प्लीज़ डोंट लाफ एंड प्लीज़ डोंट माइंड प्लीज़। प्रश्न 7 की ओर देखें और लाफ। अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका सरल सा उत्तर हो जाएगा, उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार उसको किसी ने उसके दुख का कारण पूछा था, और दूसरा चुन्नू मुन्नू में उसे अपने बच्चे दिखते थे, अपने 2 बच्चे, और फिर अपने बच्चे से तो कोई पैसे लेता ही नहीं है, इसलिए उसने यह कहा कि अब इस बार यह पैसे नहीं लूँगा। प्रश्न 8 देखते हैं, जो कहानी से तो नहीं होना चाहिए, कहानी से आगे होना चाहिए, पर कहानी से में दिया हुआ है। इस कहानी के अंत में रोहिणी ने चीख के पीछे से बात करती हुए कहा, क्या आज भी औरतें पीछे से चीख की बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में यह सही है? तो चलिए शुरू करते हैं इसका उत्तर। तो शहरों में औरतें चीख के पीछे से बात नहीं करती, पर हाँ, गाँव में औरतें ऐसा करती हैं, क्योंकि कुछ गाँव में ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। मेरी राय में, आपकी राय आप लिख सकते हैं, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। मेरी राय में यह बिल्कुल उचित नहीं है। कारण भी बताएं। चूँकि स्त्रियों की प्रगति नहीं होती, इससे स्त्रियों की प्रगति नहीं होती, यह स्त्रियों की प्रगति को तो रोकता ही है, साथ ही साथ देश की प्रगति में भी संकट पैदा कर देता है। तो यही थे। और अगर आपको उसके स्मॉल प्रश्न, छोटे प्रश्न चाहिए तो ये है, कहानी का क्या नाम है? ये हम अपने मन से दे रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न। कहानी का क्या नाम है? तो कहानी का नाम मिठाई वाला है। कहानी में जो विक्रेता होता है वह क्या क्या बनकर आता है? तो उसमें होता है खिलौने वाला, मुरली वाला, मिठाई वाला। अब हम प्रश्न 3 है मेरा, राय विजय बहादुर कौन थे? तो वह कौन थे आप बताइए? जी हाँ, वह रोहिणी के पति व चुन्नू मुन्नू के पिता थे। तो प्रश्न 4 है, खिलौने वाले का स्वभाव कैसा था? जिसका उत्तर हो सकता है खिलौने वाले का स्वभाव बड़ा विनम्र था। और अगला प्रश्न देखें अगर हम, तो होगा, रोहिणी को मुरली वाले से खिलौने वाले का याद क्यों आती थी? क्योंकि रोहिणी को खिलौने वाला जैसा मधुर स्वर उससे सुनाई पड़ता था। उससे किससे? जी हाँ, मुरली वाले से। कहानी का दूसरा शिक्षक दो, तो यह आप अपने मन से भी दे सकते हैं। मैं देता हूँ, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, यह होगा इसका मेरी तरफ से शिक्षक। वह कितने महीनों बाद वापस आता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, 7 या 7-8 महीने बाद आते थे। प्रश्न 8 देखिए, तो ऐसा होगा, रोहिणी ने अपने बच्चों से क्या पूछा? तो रोहिणी ने अपने बच्चों से पूछा कि कितने में दे गया वो खिलौने वाले ने, खिलौने कितने में दिए हैं। प्रश्न 9 देखिए, तो यह होगा, विजय बाबू ने बच्चों का क्या नाम था? तो विजय बाबू के बच्चे का नाम क्या था? चुन्नू व मुन्नू। अब प्रश्न आखिरी जो हमारा 10 है वो है, कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो कहानी के लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो यही है इस पाठ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।